हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग को मालूम है कौन सा है? यस सर। ये अगर क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में मैंने आपको बताया है कि उसके अंदर आपको डेल्टा एस और डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा एस और डेल्टा एच की कैसे डेल्टा सर डेल्टा एस तो नेगेटिव होगा क्योंकि हाँ, बॉन्ड ब्रेक मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बनेगा। ऐसा है कि ये दिया हुआ है 2Cl गैशियस चेंजेस इनटू Cl2 गैशियस, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एंड क्वेश्चन दिया है व्हाट आर द साइंस ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, व्हाट आर द साइंस ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो हम डेल्टा एच और डेल्टा एस जब देखना है, डेल्टा एस तो एंट्रोपी चेंज है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस वाली जो बात है, तो उसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें रैंडमनेस घट रही है। क्योंकि ये दोनों एटम्स अलग अलग थे, पहले ये अलग अलग घूम रहे थे, अब दोनों जुड़ गए तो कम हो गई ना रैंडमनेस, आज़ादी कम हो गई ना। तो हम कहेंगे डेल्टा एस इज नेगेटिव, कम हो गई तो नेगेटिव। अब डेल्टा एच का कैसे पता चेक करें, टेम्परेचर तो दिया नहीं कहीं पे। सर जब वो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के फॉर्मूले से। इसमें हम क्या कहेंगे कि जो रिएक्शन हमारा कोई भी स्पॉन्टेनियस होता है तो उसमें हम डेल्टा जी को देखते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव, और डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव ओनली देन the reaction is spontaneous। अब हमने आपको ये बताया है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होता है जो अपने आप कंप्लीट हो जाता है विद और विदाउट इनिशिएशन। अब ये रिएक्शन हो रहा है, दो एटम्स क्लोरीन मॉलिक्यूल में चेंज हो रहे हैं और डेल्टा एस नेगेटिव होने की वजह से इट इज नॉट फेवरिंग द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो रिएक्शन डेल्टा एस नेगेटिव इसलिए है क्योंकि कम हो रहा है। यहाँ पे दोनों, मान लो हमारे दोनों हाथ खुले हुए हैं, बांध दिए जाएं तो आज़ादी ज़्यादा है या खुले हुए थे तो आज़ादी ज़्यादा है? खुले हुए, तो यहाँ खुले हुए थे, यहाँ बांध दिए गए, यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड बन गया है और यहाँ दोनों एटम अलग अलग थे, बॉन्डेड नहीं थे, तो डेल्टा एस इज नेगेटिव। और डेल्टा एस नेगेटिव है तो डेल्टा जी पॉजिटिव होने के पूरे चांसेस हैं अगर डेल्टा एच हाईली नेगेटिव ना हो। अगर इसकी +50 आ जाए और ये -100 आ जाए तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। तो क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये वाला पोर्शन तो पॉजिटिव हो रहा है और डेल्टा जी अब नेगेटिव जब भी हो सकता है डेल्टा एच नेगेटिव हो, क्योंकि ये रिएक्शन हो रहा है इसके मतलब है कि डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। तो इस रिएक्शन में हमें आंसर देना है कि बोथ डेल्टा एस एंड डेल्टा एच आर नेगेटिव। और उसका लॉजिक क्या है कि एंट्रोपी कम हो रही है क्योंकि ये अलग अलग एटम्स थे, मॉलिक्यूल बन गए, इनके बीच में बॉन्ड आ गया तो डेल्टा एस कम हो रहा है, नेगेटिव हो गया। दूसरी बात, डेल्टा एच नेगेटिव इसीलिए है कि ये रिएक्शन हो रहा है एंड इट इज ओनली पॉसिबल इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, और डेल्टा जी नेगेटिव जब भी हो सकता है कि जब डेल्टा एच नेगेटिव होगा इस केस में। उतार लीजिए, ठीक है? यस सर। हाँ, उतारिए इसको खाली पॉज। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन 11 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 11 में ये कह रहा है एनसीईआरटी का कि कंबस्टन ऑफ कार्बन टू CO2 enthalpy change is -393.5 kilojoules per mole. Calculate the heat released
अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड O2। हाँ जी, कार्बन और ऑक्सीजन को जब कंबस्शन करते हैं, एक एंथैल्पी चेंज, ठीक है, एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ enthalpy of combustion of carbon to CO2, the enthalpy change is minus 393.5 kilojoules per mole. Calculate the heat released upon formation of 35.2 gram of CO2 from carbon and oxygen. अब इसके अंदर क्या करेंगे कि हमें मालूम है कि C plus O2 gives you CO2, ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब, कंबस्शन का मतलब है 1 मोल को जला रहे हैं, तो 1 मोल कार्बन को ऑक्सीजन से जलाकर CO2 बनेगा। इसका 12 + 32 = 44 ग्राम। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को जलाते हैं तो इतनी हीट निकलती है। तो 35.2 ग्राम को जलाएंगे तो कितनी निकलेगी ये निकालना है। तो हम कहेंगे 44 ग्राम ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड, देन minus 393.5 kilojoules of heat is released, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि कितनी हीट निकलेगी जब 35.2 ग्राम, तो 1 ग्राम CO2 के लिए minus 393.5 अपॉन 44, therefore हमारे 35.2 ग्राम CO2 के लिए minus 393.5 अपॉन 44 इंटू 35.2 किलो जूल्स होगा। सॉल्व करिए इसको जल्दी से। -314.8 किलो जूल्स आ रही बच्चों, देख लो आप लोगों को किसी को कहीं कोई डाउट है इसमें। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम बनाने में इतनी हीट निकल रही है, तो 35.2 ग्राम के लिए कितनी निकलेगी, यूनिटरी मेथड से निकाल दिया। 1 ग्राम के लिए इतनी निकल रही है तो 35.2 ग्राम के लिए इतनी निकल रही है। बता दीजिए जल्दी से। सर किलोजूल पर मोल नहीं होगा ना लास्ट में, खाली किलोजूल्स हो गए ना जी। हाँ जी, सबने उतार लिया। इसको उतारने के बाद 12th क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाँ उतार लीजिए, मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ बस। और बुक लेके बैठे हैं, बिना बुक के जो बैठेगा उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। बुक के अंदर क्वेश्चन को देखिए और उसको सॉल्यूशन आप यहाँ बोर्ड से उतार लीजिए, ठीक है। 12th क्वेश्चन में लिख देता हूँ जब तक आप इसको उतार रहे हैं। 12th में कह रहा है, सब NCERT के हैं क्वेश्चन ये, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, मैं सामने सामने लिख देता हूँ, -110 किलो जूल्स पर मोल। और इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 का दिया है इन्होंने, -393 दिया है। इसको हम राउंड फिगर कर लेते हैं 390, ठीक है। किलो जूल्स पर मोल है सबकी, है ना। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है N2O की दी हुई है 80 ले लेते हैं, किलो जूल्स पर मोल ये भी है। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो N2O4 की दी है, कितनी दी हुई है 9.7, तो हम इसको 10 ले लें, किलो जूल्स पर मोल ये सब, ठीक है। कैलकुलेट, कह रहा फाइंड दी वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट एच आर फॉर द रिएक्शन आपको दिया हुआ है। ये वाला रिएक्शन पहले वाला हटा देते हैं। आप लोगों ने सबने उतार लिया हुआ ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। और रिएक्शन हमें दिया हुआ है N2O4 गैसियस प्लस 3CO गैसियस
gives you N2O gaseous प्लस 3CO2 गैशियस। ये सब गैशियस फॉर्म में दे रखे थे, ठीक है, ये सब गैशियस फॉर्म में हमें दे रखे हैं। और अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, और हम फॉर्मूला लगाएंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सिग्मा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। उतारिए बच्चों, इसको हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। उतारिए, फॉर्मूला समझ में आ गया? यस सर। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रखिए और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इस क्वेश्चन की निकाल लीजिए, जल्दी से निकाल लीजिए सब लोग, हम लोग निकाल गए। हाँ जी, देखिए प्रोडक्ट्स में हमारे ये दोनों हैं। यस सर। एक बार ये देख लिए बैलेंस है इक्वेशन, अगर बैलेंस नहीं होती है तो बैलेंस करना होता है, पर इन्होंने बैलेंस ही दिए, 2 नाइट्रोजन हैं, ऑक्सीजन आपके 7 हैं, 6 और 1 7 है, कार्बन 3 है। चलिए प्रोडक्ट्स में हमारे ये बन रहा है, तो आप लिखोगे कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O प्लस थ्राइस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस, ये तो प्रोडक्ट्स के हो गए, रिएक्टेंट्स में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 प्लस एंथैल्पी ऑफ थ्राइस इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है बच्चों, यस सर। पहले ये लिखना है, फिर N2O की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 80 दे रखी है, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड की 390 है, तो 3 × 390 ले लेते हैं। जो एनसीईआरटी ने वैल्यूज दी है उसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया, राउंड ऑफ करा ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। ठीक है, हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है, इसलिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 कितना दिया हुआ है हमें 10, N2O4 का 10 यस सर। प्लस थ्राइस इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड की -110। साइन का ध्यान रखना है, यहाँ माइनस है तो माइनस ही रखना है, और सबका पॉजिटिव दिया है, इसी का नेगेटिव दिया हुआ था, तो वो वैल्यू उस हिसाब से रखी जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की भी नेगेटिव दी है, सॉरी नेगेटिव क्यों नहीं दी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की भी नेगेटिव है, सॉरी, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड वाली नेगेटिव लेंगे 3 × माइनस दिस मच। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड की नेगेटिव दी है और कार्बन मोनोऑक्साइड की भी नेगेटिव दी है, N2O4 की और उसकी NO2 की पॉजिटिव दी हुई है, N2O और N2O4 की पॉजिटिव दी है, तो वही भी ले लें। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 80 हो गया और ये माइनस 1170 हो गई, और यहाँ 10 माइनस 330 हो गया, ठीक है, और ये 80 ले लिया, और ये माइनस में 1170 है, प्लस 320 और ये प्लस 320 हो गया। इसको सॉल्व करिए, 400 निकल गए, तो कितने रह गए, -770 किलो जूल्स पर मोल, 770 किलो जूल्स पर मोल। बता लीजिए, इसमें कोई डाउट है आपको तो पूछ सकते हो, पैटर्न समझ में आ गया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादातर तो डायरेक्ट ही आते हैं, पर अगर डायरेक्ट करना आता है तो ट्रिकी क्वेश्चन को भी आप कर ले जाओगे, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन में आपको कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो, तो वो ध्यान रखना पड़ता है आपको। हो सकता है उसमें खाली आपको रिएक्शन ना लिख के दें और कह दें कि वो उससे रिएक्ट करता है, ये बनाता है, फिर आपको बनाना पड़ेगा अपने आप और बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। आप जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं अंदर के और पीछे के, अगर उनको अच्छी तरह से कर लेते हैं तो काफ़ी कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, कैसे कोई क्वेश्चन दिया हो तो उसको करना है। पहले प्रैक्टिस इनकी अच्छी तरह से कर लीजिए तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है। आप देखिए 13 क्वेश्चन जो है वो भी बड़ा आसान है इसका,
एनसीईआरटी का 13th क्वेश्चन जो दे रहा है Yes, sir. वो भी बहुत आसान है कि N2 So divide by gaseous plus minus 3H2 gives you 2NH3 है, ठीक है। और इसमें डेल्टा H रिएक्शन का दिया हुआ है इसने -92.4 किलो जूल्स पर मोल दिया है इसने, Yes. ठीक है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस, ये पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है? पहले वाला रिएक्शन हटा देते हैं, फॉर्मूला भी हटा देते हैं, नीचे का उतार लिया आप लोग ने। हाँ, इसमें वैल्यूज रखनी थी केवल फॉर्मूले में। अब ध्यान दो, इन्होंने जो दिया है कि ये रिएक्शन दिया हुआ है और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड, पर नॉट लगाने का मतलब है स्टैंडर्ड हो जाता है, सिंबल नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड स्टेट में, ठीक है। और इसमें व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस जो है यहाँ पे 2 मोल्स बन रही है, Yes, sir. तो एक के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व्ड और रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म। Yes, sir. यहाँ पे 2 मोल्स बन रहा है, इतनी हीट निकल रही है, तो हम क्या करेंगे, 1 मोल के लिए इसका आधा कर देंगे, ठीक है। तो 1 मोल 2 मोल्स ऑफ अमोनिया then enthalpy is minus 92.4 kilojoules. तो 46.2. Therefore, for 1 mole of NH3, it will be minus 92.4 upon 2, ठीक है। Yes, sir. 46.2 kilojoules per mole, ये आंसर हो गया। यही है बेटा। क्योंकि जब भी हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे तो 1 मोल के लिए करेंगे, 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है या कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, उसके लिए है। जो 14th क्वेश्चन है उसको हम पैटर्न चेंज करके कुछ दूसरी तरह का क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। इन्होंने दिया कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथानॉल Yes, sir. फ्रॉम द गिवन डेटा। हम आपको चेंज करके इसको इथानॉल कर देते हैं और फिर उसके ऊपर मिथानॉल में आपका ये है इथानॉल कर लेते हैं और ऊपर से क्वेश्चन हटा देते हैं और क्वेश्चन 14 का टाइप है, क्वेश्चन 14 टाइप लिखते हैं, ठीक है। और इसमें कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथानॉल, C2H5OH को कहते हैं इथानॉल, फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। डेटा आपको दिया जा रहा है, तो उसमें आपको करना क्या है कि एम बना के कि हमें अपना इथानॉल बनाना है, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो पहले इन्होंने रिएक्शन एक दिया है, पहला रिएक्शन है कि C2H5OH, उसको ऑक्सीजन में बर्न करा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 7 है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, 3 यहाँ लगा तो बैलेंस हो गया, ठीक है। और इसके अंदर एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इन्होंने दी हुई है, कुछ भी देती है हम इसको चेंज कर लेते हैं, 1000 किलो जूल्स मान लेते हैं। और सेकेंड इक्वेशन इन्होंने दी है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन जो कार्बन की दी है वो दी है -393, इसको 400 ले लेते हैं किलो जूल्स पर मोल। और तीसरा है
कि H2 plus half O2 gives you water, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाटर की दी हुई है -286 ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इथानॉल की निकालनी है, ठीक है बच्चों। और इसमें इन्होंने लिक्विड फॉर्म दिया है तो यहाँ भी लिक्विड लिख लेते हैं, ठीक है। और सब तो गैसियस ही है ये सब, ठीक है। ये सॉलिड होता है, ये गैसियस होता है, ये गैसियस है, ये भी गैसियस है। और वाटर को यहाँ पे लिक्विड अगर ले रहे हैं तो यहाँ भी लिक्विड लेंगे, हाँ जी, ठीक है। ज़्यादा लिक्विड और गैसेस सॉलिड का तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है क्वेश्चंस में ऐसे में, पर आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या है। एनीवे, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एम लिख लेते हैं पहले अपना। एम हमारा क्या है, हमें इथानॉल बनाना है। तो इथानॉल ये है C2H5OH, इसको एलिमेंट से बनाना है। 2 कार्बन प्लस 3H2 प्लस हाफ O2 से बनेगा, प्लस हाफ O2 इससे बनेगा, ठीक है। तो इससे हम बना देते हैं। आपको क्या करना है कि देखिए 2 कार्बन चाहिए, तो 2 कार्बन इस इक्वेशन में है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3H2 चाहिए और यहाँ पे एक ही H है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और इथानॉल राइट पे चाहिए, यहाँ पे इथानॉल लेफ्ट पे है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि हेसेस लॉ जो है वो कहता है कि वेदर अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप और ए नंबर ऑफ स्टेप्स द एंथैल्पी चेंज रिमेन्स द सेम। तो उसकी हेल्प से वी कैन ट्रीट द केमिकल रिएक्शंस लाइक मैथमेटिकल अलजेब्राइक इक्वेशंस। तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ओके उधर चला जाएगा। तो हमें हमारे एम में इथानॉल राइट में चाहिए तो वो बन जाएगा। अब हमारे एम में 2 कार्बन के एटम से चाहिए तभी ये इथानॉल बनेगा। हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसके एलिमेंट से बनाते हैं। तो 2 कार्बन चाहिए तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, 3H2 गैस चाहिए तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, और इथानॉल राइट में चाहिए तो इसको -1 से मल्टीप्लाई। अब कोई बच्चा कह सकता है सर -हाफ O2 को तो आप देख ही नहीं दो। एक्चुअल में क्या होता है, जब इनको ऐड करके इसमें से माइनस करोगे ना तो ये अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो करके देखते हैं, पहले वैल्यूज निकालते हैं और फिर इसको चेक भी कर लेंगे। तो हम लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथानॉल, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में तो लिक्विड लिख लो, इज इक्वल टू हम 2 इंटू इक्वेशन 2 प्लस 3 इंटू इक्वेशन 3 -1 इंटू इक्वेशन 1 लिख लीजिए। पहले लिखने के बाद इनकी वैल्यूज लिख लीजिए। इक्वेशन 2 में ΔH -400 है और 3 में -300 है, और -1 इंटू 1 में कितना है -1000 है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू -800 -900 और ये हो गया +1000, ठीक है। तो इट विल बी -700 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। चेक करने में हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 कार्बन प्लस 2 O2 gives you 2 CO2 प्लस और 3H2 इसको 3 से करें 3H2 प्लस 3/2 O2 gives you 3H2। 3H2। अभी इनको समझ आया। इन दोनों को सम कर लेते हैं। 2 कार्बन प्लस 3H2 7/2 O2 माइनस gives you 2 CO2 प्लस 3H2 और हम माइनस में वो आ जाएगा और -1 करना है हमें, तो माइनस C2H5OH माइनस एरो -2 यहाँ लिक्विड है ही है, -3O2 gives you -2 CO2 -3H2। अभी H2 तो कट गया सारे, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। बचा क्या, 2 कार्बन प्लस 3H2 और ये प्लस माइनस हाफ हाफ 3.5 है, ये 3 है तो हाफ रह गया, प्लस हाफ और नेगेटिव का पॉजिटिव में चला गया। gives you, ये नेगेटिव है उधर ले जाओ तो ये C2H5OH यही आया, ये बता दीजिए।
इस तरह से इसको सॉल्व करना है। बताइए, पैटर्न सबको समझ में आ रहा है? यस सर। देखिए, हमने तो इथेनॉल का केस लिया है, कोई भी केस लेंगे तो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है हेसेस लॉ पे, ठीक है। और ये वेरीफाई करके आपको ये दिखाया है कि आपको आइडिया लग जाए कि देखिए ये करने के बाद भी जब हम इसको इनसे मल्टीप्लाई करके और इसको ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें फाइनल प्रोडक्ट अपना मिल जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आ जाएंगी, पर एम बनाना ज़रूरी है। एम बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितने कार्बन चाहिए, कितने H2 चाहिए, ठीक है। वो बातें तभी क्लियर होंगी, तो उसी के हिसाब से आप इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस फॉर्म में फॉर्मूला नहीं देते वो मतलब ये रिएक्शंस नहीं देते हैं, बस वो खाली लिख देते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ इथेनॉल इतना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इतना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इतना है। तो फिर रिएक्शंस आपको अपने आप बनाने पड़ेगा, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन मतलब उसको जला रहे ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ही बनेगा क्योंकि हाइड्रोकार्बन है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 तो C+O2 विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया तो H2 + ½ O2। O2 हाफ इसलिए ले रहे हैं कि अगर पूरा O2 ले लोगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एंथैल्पी फॉर्मेशन एक मोल की दी है, आपने अगर 2 मोल्स का रिएक्शन दिखा रहे हो तो फिर चेंज करना पड़ेगा। तो बच्चे उस समय भूल जाते हैं, बेटर है कि आप इसको हाफ करके सही बना दो। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, कभी कभी नहीं भी दी होती है रिएक्शन, आपको बोल दी जाती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसकी ये, इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ये है, तो उस केस में आपको अपने आप इक्वेशन बनानी होती है। चलिए 6 हाफ O2 लेना है, 1 मोल वाटर बनाना है आपको, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, NCERT का ही देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहा है कि डेल्टा फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा U इज 0, व्हाट विल बी डेल्टा S। क्वेश्चन 16 में कह रहा है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा U इज 0, डेल्टा U इज 0, what will be delta S। ठीक है, डेल्टा S क्या होगा, what will be delta S not equal to delta S, what will be delta S। एंट्रोपी चेंज क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी चेंज अगर 0 है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब है जो ना मैटर एक्सचेंज कर रहा है ना हीट एक्सचेंज कर रहा है। जैसे थर्मोप्लास्ट होता है तो ये मान के चलते हैं उसमें ना मैटर एक्सचेंज हो रहा है ना हीट एक्सचेंज हो रही है, तो वो आइसोलेटेड है। ओपन सिस्टम में हीट एंड मैटर दोनों ही एक्सचेंज हो सकते हैं बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, और क्लोज्ड में केवल हीट एक्सचेंज हो सकती है बट नॉट द मैटर। बट आइसोलेटेड में ना हीट एक्सचेंज होती है ना मैटर। तो आइसोलेटेड सिस्टम में डेल्टा U इंटरनल एनर्जी चेंज 0 बता रहा है, और डेल्टा S क्या होगा, तो इसमें हम ये मान लेते हैं कि कोई आइसोलेटेड एक सिस्टम हमने लिया, ठीक है, मान लीजिए इस तरह से हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया, और इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर यहाँ पे एक पार्टीशन लगा हुआ है, कुछ गैसेज इधर हैं, एक तरह की गैसेज इधर हैं, ठीक है, और दूसरी तरह की गैसेज इधर हैं, ठीक है। अब क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज करने में या तो हमको हीट देनी पड़ती है या वर्क करना पड़ता है गैस के ऊपर। ना हम इसको हीट दे रहे हैं ना इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। वर्क करने में क्या है, इसको कंप्रेस करो या एक्सपैंड करो, वो सब हम नहीं कर रहे हैं, ना ही हीट दे रहे हैं। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम है और इसको हम डेल्टा U 0 देकर का मतलब है ना हीट दे रहे हैं ना हम वर्क कर रहे हैं, तो डेल्टा S पे क्या असर पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये मान लो 5 लीटर जगह है इसकी वॉल्यूम और ये भी 5 लीटर है, तो अभी ये वाली गैसेस 5 लीटर में घूम रही हैं, ये भी 5 लीटर में घूम रही हैं, ठीक है। बाहर से ना हीट दे रहे हैं ना ले रहे हैं, कोई और चीज चल रही है। अगर ये पार्टीशन हमने बीच से हटा दिया
तो डेल्टा एस पे क्या पॉजिटिव बढ़ जाएगा, क्योंकि ये गैसेस इधर इनको एक धारा आगे मिलेगी, 10 लीटर जगह घूमने को मिल गई, इनको भी 10 लीटर जगह, पहले 5 लीटर में घूम रहे थे, अब 10 लीटर में घूमने को मिल गया, तो वॉल्यूम ज़्यादा जगह में घूम रहे हो, ज़्यादा आज़ादी हो गई, तो डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव। तो हम ये लिख सकते हैं कि इन दी आइसोलेटेड सिस्टम व्हेन डेल्टा यू इज 0 इवन देन डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव। अब कोई बच्चा कह सकता है सर आपने ये जो पार्टीशन हटाया इसमें काम तो किया है, पर हमने गैस पे काम नहीं किया है, हमने पार्टीशन को हटाया है केवल, तो गैस पे तो कोई काम किया नहीं है। गैस को कंप्रेस कर रहे हैं या एक्सपैंड कर रहे हैं या गैस को हीट कर रहे हैं सिस्टम को, वो तो किया ही नहीं कुछ। गैस ने किया ना कि बस खाली यहाँ पे जो पार्टीशन था हटा दिया, तो डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव, डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव even when delta u is 0 for an isolated system। बता लीजिए बच्चों, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा जब भी एंट्रोपी बढ़ती है, आज़ादी बढ़ती है, डिसऑर्डरलीनेस बढ़ती है, तो हम कहते हैं डेल्टा एस इज पॉजिटिव, चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव, और जब कम होती है तो हम कहते हैं डेल्टा एस इज नेगेटिव। उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको उतारने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो सकता है क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन नंबर 17 देखिए चैप्टर 6 का, पर हमारे पास टाइम कम है, 4 ही मिनट हैं, 4 मिनट नहीं, चलिए हो जाएगा 4 मिनट में कर लेंगे हम लोग। 17 क्वेश्चन को हम लिख देते हैं और ये हटा देते हैं 16 को। 17 में कह रहा है कि फॉर ए रिएक्शन एट 298 केल्विन 2a + b gives you c, डेल्टा एच दिया है, डेल्टा एस दिया है, एट व्हाट टेम्परेचर विद द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। तो मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्वेश्चन 17, ठीक है, और शॉर्ट में क्वेश्चन को लिखना है 2a गैसियस, ठीक है, प्लस b gives you c, डेल्टा H is equal to 400 kilojoules per mole and डेल्टा S is equal to 0.2 kilojoules per Kelvin per mole, kilojoules per Kelvin per mole, ये कह रहा है। और ग्रेटर देन 2000 केल्विन। इसके बाद ये कह रहा है रिएक्शन takes place at 298 Kelvin। At what temperature? At what temperature the reaction becomes spontaneous? ये हमें पता करना है। हाँ जी बच्चों, इसके अंदर हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, एंड द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है जी। तो हम देख लेते हैं, पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एच हमें दिया हुआ है 400 किलो जूल्स और माइनस ये 298 हो गया, और डेल्टा एस दिया है 0.2, ठीक है, तो ये 400 हो गया, माइनस 59.6, ये कितना 59.6, 59.6 ये आ रहा है, तो माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा 440.4, कितना 440, यस सर 340.4 आया किलो जूल्स एज पॉजिटिव, देयरफॉर नॉन स्पॉन्टेनियस। अब कौन गए और स्पॉन्टेनियस? डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0, दैट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच शुड बी लेस देन 0। डेल्टा एच हमारा 400 है,
माइनस टी इंटू 0.2 2 हाँ शुड बी लेस देन 0, माइनस को उधर ले जाओ, तो 2 400 शुड बी लेस देन 0.2 इंटू टी, हाँ टी शुड बी मोर देन 400 अपॉन 0.2, 2000 दैट इज टी 2000 आ गया ये केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए टेम्परेचर। Yes, sir. Temperature should be more than 2000 Kelvin, For the only then it will be spontaneous. सर मैंने सीधे ये वाला किया जो ग्रेटर वाला है, इसके ऊपर वाला करना था। ये तो मैंने आपको समझाया है, नहीं वैसे ये जरूरी ये जरूरी नहीं था क्योंकि इन्होंने तो डायरेक्ट रिएक्शन हाँ। मांगा कि किस टेम्परेचर पे होगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते Direct हैं। करा। बट मैंने आपको समझाया है कि अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0, ठीक है। और डेल्टा जी की वैल्यू रख दी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, और उसको सॉल्व कर लिया। यस सर। सॉल्व करने पे हमारे टेम्परेचर निकल के आ गया, टेम्परेचर शुड बी मोर देन 2000, ओनली देन द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। ओके जी, Yes, sir. तो यहीं तक रखें इसको, उतार लीजिए जिन्होंने नहीं करा है, तो उतार लेंगे इसको और आगे बढ़ेंगे हम लोग। बंद नहीं करते।